हेलो एवरीवन, नमस्ते। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर, एक स्टैटिक चैप्टर जिसको हमको याद करना होता है। ठीक है, उस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं जिसे हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, अगर स्टैटिक पोर्शन की बात करें, जैसे कुछ समझने वाले पोर्शन होते हैं जैसे कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डीपीएसपी, जहाँ पर हमें समझना होता है कि कैसे अपॉइंटमेंट्स होते हैं, कैसे क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, क्या क्या हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, क्या क्या हमारी what are the directive principles that have been suggested to the governments or other authorities or other government authorities। तो क्या क्या चीज़ें उनको सजेस्ट की गई हैं, इनको समझना थोड़ा सा आसान होता है, लेकिन जब रटने की बात आती है कोई चीज़, किसी चीज़ को रटना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए सबसे जो कन्वीनियंट वे मुझे लगता है, जो मैंने फील किया अपनी प्रिपरेशन के दौरान, वो ये कि कोई एक पर्टिकुलर वीडियो को, हम स्टैटिक पोर्शन की वीडियो को अगर बार बार देखते हैं तो उससे चीज़ें हमें ग्रास्प भी हो जाती हैं और उसके साथ साथ हमें बोरिंग भी नहीं लगता। तो आज एक स्टैटिक पोर्शन को कवर करने वाले हैं। ये इस जो कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज़ हमने प्रीएम्बल से स्टार्ट करी है, हम इसी को कंटिन्यू रखेंगे और अगले शायद 20 से 25 दिन में हम पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कवर कर देंगे। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में अगला जो चैप्टर आएगा वो हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, फिर उसके बाद चैप्टर वाइज हम 1 बाय 1 कवर करने वाले हैं। ठीक है, आज के दिन हम लोग एक स्टैटिक पोर्शन को कवर करेंगे जिसमें हम बात करेंगे कि कितने पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैं और किन पार्ट में किस चीज़ को रखा गया। अब पार्ट क्या होता है? पार्ट इज़ द चैप्टर। जैसे एक बुक होती है, एक बड़ी सी बुक है, बुक के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, उसी प्रकार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक बड़ी सी बुक है, उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हैं। तो उन्हीं चैप्टर्स के बारे में उनको पढ़ने वाले हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से चैप्टर को पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से जब इसको इम्प्लीमेंट किया गया, तो उस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 8 शेड्यूल्स थे। 8 शेड्यूल्स थे। ठीक है, 8 शेड्यूल्स थे। ठीक है, 395 आर्टिकल्स थे। ठीक है, 395 आर्टिकल्स थे और 18 पार्ट्स थे, यानी कि 18 भाग, 395 अनुसूचियाँ और 8 शेड्यूल, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, अब जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लागू हुआ उसके बाद हमारा अब शायद 75 साल हमने आज़ादी के मना लिए पिछले अभी जल्दी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अभी हमने रिसेंटली हम लोगों ने 75 साल आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया। तो अब तक बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 368, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का दर्जा दिया गया है। ठीक है, ये पार्ट 20 के अंदर आता है। पार्ट 20 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं, अनुच्छेद 368 होता है। ठीक है, इसके तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेजॉरिटी के साथ लोकसभा राज्यसभा में पारित होने के बाद कोई भी संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है। परिवर्तन हम उसी लेवल तक कर सकते हैं जहां पर संविधान का जो मूल ढांचा है, जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, वो चेंज ना होने पाए। ठीक है, अब हम इसके बारे में डिटेल में बहुत बाद में पढ़ेंगे जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की प्रक्रिया को सही से समझेंगे। ठीक है, अभी बेसिक से हमें यही समझना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो किया जाता है वो आर्टिकल 368 के द्वारा किया जाता है और जो अमेंडमेंट किया जा सकता है उसमें अगर जो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करते हुए वो अमेंडमेंट पाया जाता है तो हमारी सुप्रीम कोर्ट को ये अथॉरिटी है को उसको पूरी तरीके से नल एंड वाइट कर दे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, अब पार्ट्स की बात करते हैं। सबसे पहले पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी संघ एवं उसके क्षेत्र। ठीक है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में हमारा आता है पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 2 में हमारी सिटीजनशिप आती है। सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता, नागरिकता हमारी पार्ट 2 में आती है। पार्ट 3 में हमारा फंडामेंटल राइट्स आता है जो कि आर्टिकल 12 से 35 के बीच में प्लेस किया गया है। पार्ट 4 में हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आती है। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट, ये क्या होता है? देखो, फंडामेंटल राइट होता है कि हम अपने सिटीजन्स को, जो हमारे देश के नागरिक हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनके कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, उनको बहुत सारे राइट्स प्रोवाइडेड हैं, बट कुछ ऐसे राइट्स हैं जो कि फंडामेंटल हैं,
मतलब वो तो उनके साथ हमेशा से रहने वाले हैं, उनके जो पर्सनल इश्यूज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए फंडामेंटल राइट को बनाया गया, जिससे उनका एक्सप्लॉयटेशन कोई भी अथॉरिटी ना कर सके। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया, कुछ फंडामेंटल राइट्स माने गए और उनको उनकी गारंटी दी गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो फंडामेंटल राइट्स हम लोगों को प्रोवाइडेड है। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल है एक सेट ऑफ मोरल्स मतलब नैतिक वैल्यू। जैसे हम लोग कहते नहीं है कि आपके एटिकेट्स अच्छे नहीं हैं, आपके मैनर्स अच्छे नहीं हैं, वैसे हर गवर्नमेंट का क्या मैनर होना चाहिए वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में बताया गया है। मतलब कि जैसे कि कोई अगर जो लेट्स कंपेयर दिस विद रिलीजन, जैसे हमारे रिलीजन में हिंदुइज्म में कुछ ना कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, वो हमें बताते हैं कि क्या मोरली करेक्ट है और क्या मोरली रॉन्ग है। वैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल में बताता है कि क्या मोरली करेक्ट है, गवर्नमेंट का क्या कर्तव्य होना चाहिए, गवर्नमेंट को कैसे काम करना चाहिए, सो दैट बेटर एफिशिएंसी कैन बी डिलीवर्ड। ठीक है, उसके बारे में बात करता है हमारा पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 4 है फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करता है। देखो इसमें 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं टोटल। आप लोगों को फंडामेंटल राइट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, तो गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है कि आपकी कुछ ड्यूटीज़ हैं उनको भी आप निभाइए। ठीक है, अब फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे अच्छे से। अभी इतना समझते हैं कि पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटी है। आर्टिकल 51A में आता है। अभी रिसेंटली एक एग्जाम में इसको पूछा भी गया था कि इन विच आर्टिकल फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैव बीन केप्ट, कौन से अनुच्छेद के तहत फंडामेंटल ड्यूटी को रखा गया है। तो आर्टिकल 51A के तहत फंडामेंटल ड्यूटी को रखा गया है। पार्ट 5 हमारा यूनियन से संबंधित है। यूनियन का मतलब संघ से संबंधित है। पार्ट 6 स्टेट से संबंधित है, यानी राज्यों से संबंधित है। ठीक है, हमारा देश एक फेडरल कंट्री है, क्वासी फेडरल कंट्री है। तो क्वासी फेडरल का मतलब होता है जहाँ पे सेंटर हैज़ मोर पावर देन स्टेट्स, लेकिन हमारे अंदर फेडरलिज्म है। मतलब कि एक सेंटर है, ठीक है, और सेंटर के अंदर बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं। ठीक है, बट यहाँ पर जो बंदा बैठा है ही इज़ मोर पावरफुल देन द गवर्नमेंट सिचुएटेड हेयर। ठीक है, एक स्टेट की गवर्नमेंट से सेंट्रल हैज़ मोर पावर। मतलब अगर जो इस स्टेट, मान लो ये स्टेट ए है, ठीक है, इस पर्टिकुलर नेशन का, तो स्टेट ए की जो गवर्नमेंट है उससे ज़्यादा पावर सेंटर का होता है। तो ऐसी व्यवस्था को क्वासी फेडरल व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, क्वासी फेडरल व्यवस्था है हमारे देश में जहाँ पर सेंट्रल इज मोर स्ट्रॉन्ग देन स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 7 जो है इसको रिपील कर दिया गया 1956 में 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। अब पार्ट 8 की बात करते हैं। तो पार्ट 8 यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में बात करता है, यूटीज़ के बारे में बात करता है। ठीक है, पार्ट 9 पंचायत के बारे में बात करता है, आर्टिकल 243 टू 243O। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये कभी कभी पूछ लेता है हाउ मेनी सब्जेक्ट्स हैव बीन मेंशन्ड इन द पंचायत। ठीक है, तो 29 सब्जेक्ट्स के बारे में बात की गई है। मतलब कि पंचायत में कुल कितने विषय हैं, तो 29 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, टोटल 29 सब्जेक्ट हैं। ठीक, और पंचायत के बाद आती है 9A में म्यूनिसिपैलिटी और 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। अब देखो इनिशियली कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं थी, बाद में इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया कोऑपरेटिव सोसाइटी को। पार्ट 10 में आता है शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। ठीक है, अब शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज क्या होते हैं? देखो कुछ ना कुछ हमारे देश में भाई वी आर लिविंग इन अ कंट्री वेयर देयर इज़ अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी। ठीक है, आप लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी देखोगे, आप एथनिक डाइवर्सिटी देखोगे, आप देखोगे कि डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पीपल आर लिविंग विद डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ट्रेडिशन एंड डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कल्चर। तो हर एक बंदे का कल्चर अलग है, हर एक बंदे का ट्रेडिशन अलग है। तो उस ट्रेडिशन और कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़ का कुछ जिक्र किया गया है कि ये कुछ शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़ हैं और इनको कुछ ना कुछ प्रोटेक्शंस दिए गए हैं ताकि वो अपने यूनिक कल्चर को प्रिजर्व कर सकें। ठीक है, अब आर्टिकल 11 डील करता है रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, यानी संघ और राज्यों के बीच में क्या रिलेशन होगा इसके बारे में बात करता है। ठीक है, आर्टिकल 12 जो है फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड स्यूट्स के बारे में बात करता है। ठीक है, आर्टिकल 13 ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकॉर्स विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, जो व्यापार होता है, वाणिज्य होता है और भारत के अंदर जितने भी व्यापारिक संबंध होते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में जो भी ट्रेड होते हैं या बाहर से भी जो ट्रेड होते हैं विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में यहाँ पे बात नहीं किया गया। आर्टिकल 13 के द्वारा
ये आर्टिकल 13 में रखा जाता है, ठीक है। आर्टिकल 14 में सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स, आप जो भी सर्विस करते हो, जैसे कि यूपीएससी हो गया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। अब यूपीएससी क्या करता है, सर्विसेज आईएएस बनाता है और आईपीएस बनाता है। तो जितनी भी सर्विसेज हैं स्टेट की प्लस यूनियन की, उनका जिक्र किया गया आर्टिकल 14 में अंडर पार्ट 14 में अंडर आर्टिकल 308 टू 323, ठीक है। आर्टिकल पार्ट 14A में ट्रिब्यूनल्स के बारे में बात किया गया है, ठीक है। ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं, ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं, जैसे मान लो किसी दो स्टेट्स के बीच में विवाद हो गया, तो ट्रिब्यूनल बना दिया गया कि आप मतलब कि इन दोनों के बीच में जो भी डिस्प्यूट होगा आप देखोगे। जैसे कावेरी रिवर का डिस्प्यूट है तमिलनाडु और शायद आई थिंक तमिलनाडु एंड कर्नाटका के बीच में, पार्डन मी इफ़ आई एम इनकरेक्ट, और उसके लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया गया है। तो बहुत सारे ऐसे ट्रिब्यूनल्स हैं जो बनाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि वो दो स्टेट के बीच में या किन्हीं दो बॉडीज़ के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो उसको सेटल कर सकें। आर्टिकल 15 में इलेक्शंस आते हैं, ठीक है। हमारे देश में जो भी इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं वो आर्टिकल 15 के अंडर आते हैं। आर्टिकल 16 के अंदर स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, जो स्पेशल प्रोविजन बनाए गए हैं कुछ क्लासेस को लेकर के, उनको बताया गया है आर्टिकल 14 में, ठीक है। आर्टिकल 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात किया गया। पार्ट 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात किया गया। आर्टिकल 343 टू 351 के बीच में आता है, ठीक है। आर्टिकल 18 में इमरजेंसी प्रोविजंस किए गए हैं, आर्टिकल 350 टू 360। अब देखो 3 प्रकार की इमरजेंसी होती है ना, कितने प्रकार की इमरजेंसी होती है, 3 प्रकार की इमरजेंसी होती है। अब कौन कौन सी 3 प्रकार की इमरजेंसी होती है, एक नेशनल इमरजेंसी होती है, यानी राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। और दूसरी होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, और तीसरी होती है, एक होती है प्रेसिडेंट रूल, ठीक, प्रेसिडेंट रूल। अगर हम बात करें ये 352 में आती है, ये 360 में आती है, और ये 356 में आती है। आर्टिकल 356, 352 और 360 इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन इनसे भी फंस जाते हैं, लेकिन बहुत कॉमन क्वेश्चन अब हो चुका है, सबको पता होता है, तो इतना ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। आसान सा ये क्वेश्चन अब थोड़ा सा अवॉइड करने लग गए हैं एग्जामिनर, क्योंकि थोड़ा सा कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन ये गलत नहीं होना चाहिए अगर एग्जाम में आता, क्योंकि इसको सब कर ले जाते हैं। अगर आप इसको ही गलत कर दोगे तो आप तो पीछे हो गए ना, ठीक है। आर्टिकल 19 मिसलेनियस से डील करता है, जिसमें पार्ट 19 मिसलेनियस से डील करता है, जिसमें आर्टिकल 361 टू 367 का जिक्र किया गया है। आर्टिकल 20 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से बारे में डील करता है, जिसमें आर्टिकल 368 के तहत पार्ट 20 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डील करता है, जो आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है, ठीक है। पार्ट 21 जो है टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस जो दिए गए हैं उनके बारे में डील करता है। और पार्ट 22 शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स के बारे में बात करता है, जिसका जिक्र आर्टिकल 393 टू 395 किया जाता के बीच में जिक्र किया गया है। ये इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। अगर हम बात करें कि इनमें से भी कुछ पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि पार्ट 1 to 5 आपको पूरे 1 to 7, ठीक है, ये तो बिल्कुल आना ही चाहिए। जस्ट अ सेकेंड, 1 मिनट रुक जाइए। पार्ट 1 to 7 आपको पता होने चाहिए कि क्या क्या है, ठीक है, स्टेट्स तक। फिर उसके बाद पार्ट 7 के बाद पार्ट 8, पार्ट 9, यानी कि 9 में 3 पार्ट्स हैं, इनको भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सीधे यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। पार्ट 10 भी आपको पता होना चाहिए, और पार्ट 11 भी आपको पता होना चाहिए। वैसे पता तो सब होने चाहिए, बट ये इंपॉर्टेंट है, पार्ट 10 पार्ट 11 इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब उसके बाद ये सर्विसेज इंपॉर्टेंट है, सर्विसेज किसके अंडर आती हैं, सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद ट्रिब्यूनल्स इंपॉर्टेंट है, इसका आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 323A और 323B, ठीक है। इलेक्शंस आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ऑफिशियल लैंग्वेज आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इमरजेंसी प्रोविज़न तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि सबसे बेसिक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है। अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है। ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जिनको आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ना है, बट आपको पूरा का पूरा याद रखना है, ठीक है। एक पार्टिकल, इस वीडियो को बार बार देखो, 2-3 बार अगर आप देखोगे तो हो सकता है कि आपको
काफ़ी जब बार बार आप किसी चीज़ से गो थ्रू करते हो तो धीरे धीरे हमारा माइंड उसको ग्रास्प करने लग जाता है, उसको समझ लेता है और उसको याद कर लेता है। और अगर जो आप माइंड में प्रेशर लेकर के बार बार याद करने बैठोगे तो हो सकता है आपको याद ना हो काफ़ी लंबे समय तक, क्योंकि ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी होती है। ठीक है, और ऐसी बहुत सारी वीडियोस इन फ्यूचर आने वाली हैं और धीरे धीरे क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी, धीरे धीरे चीज़ें और इम्प्रूव होंगी। जैसे जैसे हमारे पास रिसोर्सेज बढ़ेंगे चीज़ें और अच्छी होती चली जाएंगी। और इन मेरे इनिशियल अभी मैंने शुरू किया है ये वेंचर, तो प्लीज़ आप लोग इसमें सहयोग करें, अपना कीमती फीडबैक हमें ज़रूर दिया करें कि कैसा आपको वीडियो लगा, हम जो पढ़ा रहे हैं वो अच्छा है या कुछ क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हैं। जो भी आपको लगता है प्लीज़ फील फ्री टू गिव वट एवर फीडबैक यू आर हैविंग। और उसके साथ साथ अपनी तरफ से मैं हमेशा बेस्ट देने का प्रयास करूँगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, क्योंकि अभी बहुत ही इनिशियल फेज में हमारा चैनल चल रहा है और अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो डेफिनेटली हम लोग बहुत अच्छा करने वाले हैं इन द कमिंग फ्यूचर। और बहुत सारा कंटेंट आएगा। हमारा जो मोटिव है दैट इज़ टू एजुकेट द पीपल हु आर फ्रॉम द रिमोटेस्ट एरिया, जो सबसे सुदूरगामी क्षेत्र से हैं, जहाँ पर अच्छे एजुकेशन की एक्सेसिबिलिटी नहीं है। मैं थ्रू आउट माई लाइफ आई वॉन्ट टू गिव दिस आपको ये वचन देता हूँ या कह सकते हैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि थ्रू आउट माई लाइफ इट डजेंट मैटर वेयर आई विल लैंड इन द फ्यूचर। ठीक है, मैं अपनी तरफ से हमेशा अपने जो भी एफ़र्ट्स लगाऊंगा, जो भी चीज़ें आपको प्रोवाइड करूंगा, दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट थ्रू आउट माई जर्नी। ठीक है, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में जो भी हमारे पास स्टडी मटेरियल्स, जो भी हम चीज़ें तैयार करेंगे हम प्रोवाइड करेंगे। ऐसा नहीं है कि आगे चल के हम अच्छा करने लग गए तो हम पेड कर देंगे, नहीं, कभी भी नहीं मैं पेड करूँगा। जो भी कंटेंट मैं बनाऊँगा, जो भी चीज़ें मैं बनाऊँगा वो आपके साथ शेयर करूँगा। मेरा लक्ष्य है to reach to more and more people who are coming from vulnerable class। ठीक है, जिनको एक्सेसिबिलिटी नहीं मिल पाती है अच्छी एजुकेशन से, जो शायद अफोर्ड नहीं कर सकते पढ़ाई के लिए पैसा, तो उन लोगों तक पहुंचना है, उनको एनलाइटन करना है, उनको प्रज्वलित करना है, मतलब उनके दिमाग को प्रज्वलित करना है और एक डार्कनेस से लाइट की तरफ ले जाने का एक छोटा सा इस शिव भक्त का कदम है। और शायद इन द नियर फ्यूचर आई विल सक्सीड इन दिस पर्टिकुलर विजन दैट आई हैव सीन। ठीक है, और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक करिए अगर अच्छा लगा तो। यही है। जय हिंद, हर हर महादेव।